हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? बढ़िया। अकाउंट्स के बेसिक सेशन में फिर से आपका स्वागत है। हम लोगों ने जो अभी तक 4 अकाउंटिंग कंसेप्ट्स देखे हैं, कौन कौन से देखे हैं देखा जाए? जी सर। जो हम लोगों ने अकाउंटिंग कंसेप्ट की बात की उसमें फर्स्ट था ड्यूअल एंट्री सिस्टम। ओके। दूसरा था ड्यूअल एंट्री सिस्टम वाज सेइंग that each and every transaction have two different aspects. The first one is called debit and the second one is called credit. Means each and every transaction have two different aspect, debit as well as credit. Whatever the amount will debit, the same amount we have to do credit. Okay. The second one is periodicity concept. देखा था? हाँ सर। हम लोग अकाउंटिंग पीरियड को 10 साल बाद तो अपने अकाउंट्स क्लोज नहीं करेंगे। हमें अपने अकाउंटिंग पीरियड को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है सो दैट वी कैन फाइंड आउट आवर रिजल्ट, सो दैट इट कैन बी डिवाइडेड। एटलीस्ट वी हैव टू क्लोज डाउन ऑल ऑफ आवर बुक्स ऑफ अकाउंट एटलीस्ट वंस इन अ ईयर। थर्ड, आप मंथली कर सकते हैं, फोर्टनाइटली कर सकते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट देख सकते हैं, हाफ ईयरली देख सकते हैं और ईयरली भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हमने आपको थर्ड बताया था मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है कि we have to record only those transactions in our books of account which can be measured in terms of money only. Non monetary transactions cannot be recorded at all are in our books of account. Okay. फोर्थ क्या था? कुछ था फिलहाल। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट याद आ गया। कुछ नहीं था, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट था। ये भी हमने आपको बता दिया। रोने धोने वाली बात थी कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है कि when we try to record any transaction in our books of account, at that time we have to assume that our business will run for forever and it will never be shut down, even though we are pre-informed or we are having sufficient information or knowledge that our business is going to be shut down in near future. But we have to record all those transactions in our books of account in such a way that our business will never be closed down, shut down. जी सर। तो आज आप हमें फिफ्थ बताने जा रहे हैं। जी, आज हम आपको फिफ्थ बताने जा रहे हैं। एक मोटा मोटी आपको एक एस्पेक्ट फिर से बता दूं कि ये जो अकाउंटिंग कंसेप्ट हम बता रहे हैं, बेसिकली जब भी हम किसी ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने जा रहे होते हैं तो उस समय हम इन सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हैं, ये मानते हुए हम एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम ड्यूअल एंट्री को फॉलो ना करें, ऐसा भी तो हो सकता है हम पीरियडिसिटी कंसेप्ट को फॉलो ना करें, ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरा बिजनेस बंद होने वाला हो तो कुछ और चीज देखेंगे। हर एक चीज के हर एक एस्पेक्ट को हम लोग फ्यूचर में देखेंगे। We are at very early stage of learning, so that we have to go further step by step. First of all, we should try to know that yes, these are the things, these are the principles which we have to follow at the time of recording of any transaction in our books of account. That's it. After that, आगे चलकर हम लोग देखेंगे कि yes, how to deal in a different circumstances, वो देखा जाएगा। फिलहाल जो अब हम लोग देखने जा रहे हैं दैट इज आवर फिफ्थ वन, और फिफ्थ वन है, बोलूं, एक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। सर, ये एक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है, अब आपको इत्मीनान से समझाते हैं। इट विल टेक टाइम बट वी हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट स्लोली। एक्रूवल सिस्टम को हिंदी में कहा जाता है उपार्जन की अवधारणा, एक्रूवल सिस्टम।
एक बात बताएं, मान लेते हैं आज है 15 अगस्त 2018, मैं यहाँ एक्सपेंसेस लिखने जा रहा हूँ और मैं इस साइड इनकम लिख रहा हूँ। क्या है एक्चुअल में आई डोंट नो अभी, क्योंकि हम लोग को कुछ नहीं मालूम डेबिट और क्रेडिट। बस मुझे आपसे ही पूछना है कि वन साइड आई एम जस्ट गोइंग टू राइट डाउन माइन एक्सपेंसेस एंड द अदर साइड आई एम जस्ट गोइंग टू राइट डाउन माइन इनकम। नाउ वी हैव टू डिफरेंट अप्रोच। पहला, मैंने चाय पी, ओके, दैट इज माइन इनकम और एक्सपेंडिचर। सर आप भी अजीब बात, इनकम कहाँ से होगी, ये तो खर्चा है। ओके, चाय वाला आया, उसने कहा साहब 10 रुपए दे दो, मैंने उसे 10 रुपए दे दिए। क्या मैंने एक्सपेंसेस साइड में 10 रुपए लिखा, दैट वाज ओके और नॉट? सर बिल्कुल ओके है। 15 अगस्त की बात मैं बता रहा हूं, हॉलीडे हॉलीडे मत मानना, 15 अगस्त। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने आपसे कहा कि मैंने 15 अगस्त को चाय पी, चाय वाला आया, मैंने उससे चाय लिया, मैंने कहा इसको हिसाब में लिख देना, टुमारो, 2 पर 1 और मारो, टुमारो आई विल पे यू ₹10। वो अगले दिन मेरे पास आता है 16 अगस्त को, 16 अगस्त को इधर। अब बताएं, उसको मैंने जो 10 रुपए दिए, चाय मैंने पी 15 अगस्त को, और मैं जो पे ऑफ कर रहा हूं दैट इज ऑन 16 अगस्त। नाउ टेल मी क्लियरली, this is the expenditure, we are 100% sure about that, but at what date it should be recorded as an expenditure? That is an expenditure of 15th August or that is an expenditure of 16th August? बताएं सर। ये खर्चा 16 अगस्त को हुआ है, तो आप 16 अगस्त को 10 रुपए एक्सपेंसेस साइड में लिख लीजिए। दिस इज आवर एक्सपेंसेस साइड एंड दिस इज आवर इनकम साइड। 15 को तो कुछ खर्च हुआ ही नहीं, जेब में 10 रुपए था, 10 रुपए रखेंगे। गलत बात, खर्चा तो मेरा हो गया ना सर, जेब से कहां गया? इट डजंट मीन एट ऑल, irrespective of the fact that where at what date we are just going to spend actually in cash, at what date the expenditure has been done, actually that does mean and that does matter. हमारा खर्चा तो 15 अगस्त को हो गया था, मैंने चाय पी, खर्चा हो गया। यस, जेब से कब जाएगा वो बाद की बात है। सामने वाला लेने के लिए उसको राइट मिल गया और मुझे देने के लिए मेरा ऑब्लिगेशन आ गया, मेरे ऊपर लायबिलिटी चढ़ गई और वो मुझसे कभी भी उस 10 रुपए को ले सकता है। इसका मतलब खर्चा तो तभी हो गया जब मैंने उस पर्टिकुलर आइटम को कंज्यूम किया, यानी 10 रुपए यहां का खर्चा है, ना कि 16 तारीख का। तो सर एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे? अभी मैं एंट्रीज के पीछे नहीं हूं, अभी मैं पहले एक बार कंसेप्ट बता दूं। इससे ये सीख मिलती है, इससे क्या सीख मिलती है? इससे ये सीख मिलती है कि जिस दिन का एक्सपेंडिचर है, वी हैव टू रिकॉर्ड द एक्सपेंडिचर इन द सेम डेट, irrespective of the fact whether it has been actually incurred in cash or not. In the same line, if I'll say, if I have earned income, if I have taken admission in my institute, it means I got my right to recover the fees irrespective of the fact whether you are just going to pay it today or tomorrow or after 1 month. It will become mine income. मैंने आपको कोई उधार माल बेचा, मैंने आपको ये पेन दी, मैंने कहा ये 50 रुपए में पेन रख लो। अब मैंने ये आपको 50 रुपीज में पेन दे दी, क्या उम्मीद और क्या सोच करके मैंने आपको पेन दी कि अब मुझे ये पैसा नहीं मिलेगा, आप मेरा पैसा मार लोगे, ये तो मेरा बैड डेट्स हो गया। अरे नहीं, मैंने तो इस उम्मीद पर आपको अपना सामान बेचा था कि आप मुझे मेरा पैसा जरूर दोगे। और बिजनेस में उधार बेचना और उधार खरीदना, दैट इज आवर कॉमन प्रैक्टिस।
और जब वो कॉमन प्रैक्टिस है तो उधार खरीदना दैट इज आवर एक्सपेंडिचर, उधार बेचना दैट इज आवर इनकम। बिना इस चीज को ध्यान में रखे कि जेब से गया या नहीं गया, जेब में आया या नहीं आया, दैट इज आवर रिसीट एंड पेमेंट, दैट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मैं फिर से इस वर्ड को यूज कर रहा हूं, एक्चुअल में आना दैट इज रिसीट, इट डजंट इनकम, इट इज नॉट अ इनकम। कैश जेब से जाना दैट इज पेमेंट, इट इज नॉट एन एक्सपेंडिचर। हो भी सकता है और नहीं, मैंने चाय पी और 10 रुपए दिया, एक्सपेंडिचर भी हो गया और पेमेंट भी तुरंत हो गया। मैंने आपका एडमिशन लिया, रिसीट भी तुरंत हो गई, फीस, तो इनकम भी हो गया और रिसीट भी हो गया। दोनों में फर्क समझ में आ रहा होगा? जी सर जी, अब बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो अब हमें आगे अकाउंटिंग, अगर हमें किसी की बैलेंस शीट ऐसे दे दी जाए, ये लो बैलेंस शीट, और अगर हम उस बैलेंस शीट को देखें तो अब ये समझ में नहीं आता इसने जो अपनी इनकम लिखी है एक्चुअल में इसको मिली है या नहीं मिली, ये जो एक्सपेंडिचर है ये एक्चुअल में जा चुके हैं या दिए जाने बाकी हैं। अब हम ये चीज भूल जाएंगे। अगर हम किसी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट को देखते हैं, तो प्रॉफिट और लॉस में जो एक्सपेंडिचर साइड होता है हमारे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, व्हाट द एक्सपेंडिचर हैज बीन इनकर्ड, actually what the amount has been paid against those expenditure is not relevant at all। हो सकता है एक्सपेंडिचर साइड में कुछ खर्चे दिख रहे हो जो अभी देने बाकी हो, ओके, लेकिन हाँ ये जरूर ध्यान देंगे कि हमें मैचिंग कंसेप्ट को फॉलो करते हुए चलना है। सर आप ना उलझा रहे हैं हमको, मैं उलझा नहीं रहा, मैं आपको सुलझा रहा हूं। मैं फिर से बोलता हूं, हम तीन चीजों को अब एक साथ पिक करने की कोशिश करेंगे। पीरियडिसिटी कंसेप्ट, already we have seen that we have to maintain or prepare our books of account at least once in a year, means we have to close down. In the same way accrual system of accounting, कि we have to maintain our books of account on the basis of their occurrence, means actually the amount of cash has been gone or not is not a relevant point. The expenditure has been incurred is relevant, the payment has been actually made or not is not relevant। तो सर क्या कोई दूसरा सिस्टम भी होता है क्या अकाउंटिंग का? जी एक और सिस्टम होता है अकाउंट्स मेंटेन करने का। बेसिकली हमारे पास दो सिस्टम होते हैं, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। हमारे पास दो तरीके आएंगे। पहले को हम कहते हैं एक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग and the second one is cash system of accounting। हमारा ये अकाउंटिंग कंसेप्ट फॉल करता है, ये हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट में आता है। एक आगे चलकर हम लोग चीज देखेंगे, बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशंस। बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशंस, उसमें 3 एजम्पशंस देखेंगे, फिलहाल हम वहां पर नहीं जा रहे। अकाउंटिंग कंसेप्ट में आता है एक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। फिलहाल एक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कहता है कि हम इनकम या एक्सपेंडिचर एक्रूवल बेस पर ले चलेंगे। हो सकता है मैंने चाय पी 100 रुपए की और कैश मैंने पे किया 80 रुपए, तो एक्सपेंडिचर इज ऑफ 100 रुपीज बट एक्चुअली वी मेड द पेमेंट ऑफ रुपीज 80 ओनली। हम इसको अपना एक्सपेंडिचर मानते हैं। ये जो 20 रुपए बच गया ना, इसको हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर लेकर चलते हैं, 20 यानी लायबिलिटी लेकर चलते हैं कि 20 रुपए का भी हमको खर्चा करना
बाकी है। इज इट क्लियर? हाँ या ना? ये हमारा है एक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अगर मैंने फीस किसी से लेनी है 10,000 रुपए और उसने हमें कैश दे दिया, मान लेते हैं 8,000, तो हम मान लेंगे कि हमारी आउटस्टैंडिंग इनकम है या एक्रूड इनकम है 2,000 रुपीज़, यानी एक एसेट मेरी जनरेट हो गई। लेकिन हम इनकम कितनी ले लेंगे? सर पढ़ा इसी बेसिस पर रहे कि सामने वाला मुझे 10,000 दे देगा, दैट वुड बी आर इनकम, दैट वुड बी आर एक्सपेंडिचर। दिस इज द वे, दिस इज द वे। लेकिन जो कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है वो सीधे सीधे बोलता है कि जितना कैश पेमेंट होगा वो हमारा एक्सपेंडिचर होगा, जितना कैश रिसीट होगा वो हमारा इनकम होगा। We do not follow this way of accounting, but nowhere it has been prohibited. It means we are free to prepare our books of account on the basis of cash system of accounting. Nowhere it has been prohibited. There is third type of accounting, and this is known as hybrid system of accounting. जो गाड़ी तेल से भी, पेट्रोल से भी चले और डीजल से भी चले, उसको हम लोग हाइब्रिड कहते हैं। यहाँ पर भी हाइब्रिड, यानी दिस इज द मिक्सचर ऑफ कैश एंड एक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अब आप बताइए क्या ये होना चाहिए? नहीं सर, नाम दे दिया गया है भाई, कुछ तो नाम दो, ये रिश्ता क्या कहलाता है, इस रिश्ते को क्या नाम दूं? तो अगर कोई है चीज तो उसको नाम तो देना पड़ेगा ना। वी हैव गिवन अ नेम, hybrid system of accounting, and hybrid system of accounting is never allowed in any circumstances. Okay, it means we have only two options to opt the method of accounting. The first is accrual system and the second is cash system. Normally if we are getting any financial statement of any concern, then first of all we have to assume, or you can say that we'll try to suppose that the firm has maintained their books of account on the basis of accrual system of accounting and not on the basis of the cash system of accounting. Are you getting na? Yes sir. लेकिन हाँ, अगर मैंने कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, क्या बनाया मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ, केवल बैलेंस शीट ट्रेडिंग पीएल बनाया और उसके नीचे मैं लिख दूं नोट्स टू अकाउंट कि द अबव फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज बीन प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, तो बताएं अब मुझे क्या ये मानना चाहिए कि मैंने ये एक्रूवल सिस्टम पर बनाया? नहीं सर, आप तो कह रहे हैं आपने कैश सिस्टम पर बनाया, और मना कहीं नहीं किया गया है। इसका मतलब मैं कैश सिस्टम पर बना सकता हूं, लेकिन हमें आपको बताना पड़ेगा, बिकॉज आई एम नॉट ओनली द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑल ऑफ यू आर ऑल्सो द यूजर्स ऑफ द माइन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, or directly or indirectly all of us are affected due to that. That's why it is my responsibility to get you informed that yes, the above financial statement has been prepared on the basis of the cash system of accounting. If I am not giving such type of information in my financial statement, it will be assumed that the financial statement has been prepared on the basis of accrual system of accounting. Is it clear? जी सर, पूरी तरह क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ सकते हैं। अब मेरी जगह आप ही नहीं बोल दिया। हाँ सर, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। ओके सर, थोड़ा और आगे बढ़िए। हमने आपको जो पहला कंसेप्ट बताया वो बताया गोइंग कंसर्न, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, accrual concept, money measurement concept, and dual entry system. सर एक बात बताइए, ये ड्यूअल एंट्री सिस्टम कहता है कि ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन हैव टू साइडेड, द फर्स्ट वन इज डेबिट एंड द सेकंड वन इज क्रेडिट। हाँ,
तो सर क्या कहीं सिंगल एंट्री सिस्टम भी होता है क्या? मैंने शायद आपको इसके बारे में नहीं बताया तो 2 मिनट सुन लें। अगर मैं केवल डेबिट करूं, क्रेडिट ना करूं, केवल क्रेडिट करूं, डेबिट ना करूं, डेबिट में प्लस करूं जबकि डेबिट में माइनस भी होना चाहिए था, ये मैंने नहीं किया। मुझे डेबिट भी करना था और मुझे डेबिट को माइनस भी करना था, तो मैंने केवल माइनस किया, ये नहीं किया। ये मैंने शायद बता दिया है। मुझे क्रेडिट भी करना था, मुझे क्रेडिट माइनस भी करना था, मैंने केवल क्रेडिट प्लस किया, गलती की। मुझे क्रेडिट प्लस करना था, मुझे क्रेडिट माइनस करना था, मैंने प्लस नहीं किया, केवल माइनस किया। दिस इज द वे टू जर्नलाइज आवर ट्रांजेक्शन by having single entry system, and it is not allowed at all. If we are just getting any financial statement on the basis of the single entry system, not financial statement, financial record, then we have to convert it into the dual entry system, means double accounts, double entry system. Is it clear? जी। तो फिलहाल हम वहाँ नहीं जा रहे, हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि आपको अब 3 कंसेप्ट ध्यान में रखने हैं। पहला, पीरियोडिसिटी, जो कहता है हमें एटलीस्ट वंस इन अ ईयर अपना बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना चाहिए। इसका मतलब जो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, जो रिजल्ट बनाना है, जो अल्टीमेट हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होकर के हमें हमारा रिजल्ट देगी एक पेज में, वो पीरियडिसिटी कंसेप्ट के हिसाब से 1 साल में एक बार बनना चाहिए। हम मान लेते हैं ये ईयर हमारा शुरू होता है 1 अप्रैल 2018 और एंड होता है 31 मार्च 2019। मान लें? जी बिल्कुल मान सकते हैं। अच्छा सर, आपने दूसरा बताया, क्या बताया दूसरा? मैंने दूसरा बताया आपको एक्रूअल सिस्टम। लेकिन मैंने कहा तीसरा भी मिला करके बात करना है। तीसरा कौन सा? मैचिंग कंसेप्ट। दिस इज आवर 6th कंसेप्ट। अच्छा जी, अब मैं बात करता हूं। ये हमारा मान लेते हैं एक्सपेंसेस साइड है, ये हमारा इनकम साइड है, मान लें बिल्कुल। ये हमारा प्रिपेयर हो रहा है 1 अप्रैल 18 टू 31 मार्च 19 तक। कोई दिक्कत नहीं सर। यानी आप कह रहे हैं ये 12 महीने का बन रहा है। कितने महीने का बन रहा है? 12 मंथ्स का प्रिपेयर हो रहा है। बिल्कुल सही है। मैंने यहाँ परचेजेस की, फर्स्ट अप्रैल 18 टू 31 मार्च 19 तक की, और मैंने परचेजेस की 10 लाख की। सेल्स की 1 जनवरी 18 टू 31 दिसंबर 18 तक की, 15 लाख। अब मुझे ये बताइए, मुझे फ़ायदा हुआ या नुकसान? 10 लाख रुपए का मैंने सामान खरीदा 12 महीने का। वी आर प्रिपेयरिंग आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर कंप्लीट 12 मंथ्स। नाउ टेल मी दैट इन दैट 12 मंथ्स आई हैव परचेजेस फॉर रुपीज़ 10 lakhs, and for 12 months I have made the sale of rupees 15 lakh. Whether I am in profit or in loss? सर आप फायदे में, कितने फायदे में हैं? 5 लाख। जवाब बिल्कुल गलत है। अरे डेट्स मैच नहीं कर रही। ये 1 अप्रैल 18 टू 31 मार्च 19 है, ये 1 जनवरी 18 टू 31 दिसंबर 18 है। ये कौन सी बात होती है? पढ़ेंगे बीकॉम फर्स्ट ईयर में, रिजल्ट आएगा बीकॉम सेकेंड ईयर के मिड टर्म में। अरे आगे पहुंच के पीछे का कैसे आएगा? जिस साल का हिसाब किताब है उसी साल का निपटाओ। ये दोनों अलग अलग डेट्स नहीं हो सकती। इट मस्ट बी मैच्ड। ओके, मैच करा देते हैं सर। इसको भी हम लोग 1 जनवरी 2018 to 31st December 2018. Now the period are very much matched. Yes or no? Yes sir. Now tell me what is the amount of profit. Now the profit comes out to rupees 5 lakh. जवाब फिर से गलत है।
अरे सर अब तो मैच कर रहा है, कहाँ मैच कर रहा है, ये है मैच, ये है मैच। हमें इधर के डेटा से लेना देना नहीं, हम किस पीरियड का अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। हम अपना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं वो 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च तक का बना रहे हैं। अगर हम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1 अप्रैल से 31 मार्च का बना रहे हैं तो परचेज भी मेरी 1 अप्रैल से स्टार्ट होनी चाहिए और 31 मार्च 19 तक जानी चाहिए। सेल भी मेरी 1 अप्रैल 18 से स्टार्ट होनी चाहिए, 31 मार्च 19 तक जानी चाहिए। इनका इनसे मैचिंग इम्पॉर्टेंट नहीं है, इस डेट का इस डेट से मैचिंग जरूरी नहीं है, बल्कि इस डेट से इसका और इस डेट से इसका मैचिंग होना जरूरी है। ऑटोमेटिकली ईच एंड एवरीथिंग विल बी मैच्ड। इज इट क्लियर? जी सर। मैंने कहा इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन का हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, कैसे पता चलेगा कि हम किस पीरियड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं? मैंने कहा कि चलो बताओ जनवरी महीने में कितना कमाया, कितना खर्च किया। तो जनवरी का खर्चा और जनवरी की इनकम, क्योंकि हम जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं वो जनवरी मंथ का बना रहे हैं, तो जिस पीरियड का हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं वो ऊपर दिखेगा और उसी से हम दोनों चीज़ों को मैच कराएंगे। दैट इज नोन एज मैचिंग कंसेप्ट। 1 महीने का बना रहे हैं ये जरूरी नहीं, हो सकता है 4 दिन का बनाए, तो जिन 4 दिनों का ऊपर बनाएंगे उन्हीं 4 दिनों से मैच करते हुए हम इनकम और उन्हीं 4 दिनों से मैच करते हुए हम अपने खर्चों को रिकॉर्ड करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूं। एक्चुअल में वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर हुए या नहीं हुए वो एक्रूवल सिस्टम के हिसाब से हम ध्यान में रखेंगे। इन 4 दिनों में मैंने कितना खर्च किया ये इंपॉर्टेंट है, उन्हीं 4 दिनों में मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से मैंने कितना खर्च किया ये इंपॉर्टेंट है। किसी भी 4 दिन में कितना खर्च किया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्हीं 4 दिनों में कितना खर्च हुआ ये इंपॉर्टेंट है। जेब से कितना निकला ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं अगर 4 दिनों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूं, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, अगर मैं 4 दिन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूं तो केवल उन 4 दिनों का खर्चा इंपॉर्टेंट है, उन्हीं 4 दिनों का, किसी भी 4 दिन का नहीं। जिन 4 दिनों का, जिन भूत और जिन 4 दिनों का हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हीं 4 दिनों का हमारा एक्सपेंडिचर चाहिए, और वो भी वैसा एक्सपेंडिचर जो हो चुका है। एक्चुअल में जेब से कितना निकला वो जरूरी नहीं है। इन द सेम वे इनकम साइड। अब क्लियर है? जी सर। तो इन तीनों चीज़ों को मिला करके आपको बनाना पड़ेगा अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हम लोगों ने अब तक जो आज देखा, 2 हमने नए कंसेप्ट देखे। जी सर, 2 कंसेप्ट तो आज हम लोगों ने देख ही लिए। पहला हम लोगों ने देखा एक्रूवल, दूसरा देख लिया मैचिंग कंसेप्ट। इसमें दोनों में कहीं कोई डाउट है? नो सर, कहीं कोई डाउट नहीं है। एक और कंसेप्ट है जिसके बारे में हम आपको बेस देना चाहते हैं, दे दें? जी सर। चले मैं नाम लिख देता हूं यहाँ पे 7th वन, और उस बेस का नाम है, नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे प्रूडेंस कंसेप्ट से। प्रूडेंस का मतलब होता है दूरदर्शिता की अवधारणा। द कंप्लीट नेम ऑफ दिस वन इन हिंदी इज दूरदर्शिता की अवधारणा, प्रूडेंस कंसेप्ट। आप यहाँ आए किस लिए? अरे हमें रिजल्ट चाहिए इसलिए। पढ़ने के लिए नहीं सर, पढ़ने के लिए कौन आता है, हम लोग को रिजल्ट चाहिए इसके लिए हम आते हैं। अच्छा, पास होने के लिए आए हैं या फेल होने से बचने के लिए? सर क्या बात बोल रहे हैं, पास होने के लिए आए हैं या फेल होने से बचने के लिए? मतलब तो दोनों का एक ही है ना, दोनों का मतलब तो एक ही है।
पास होने के लिए आए या फेल होने से बचने के लिए बात तो एक ही है। नहीं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, शायद आपको और ज्यादा क्लियर होगा कि मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूं। मेरे मार्क्स आए 80 आउट ऑफ 100 और मेरे दोस्त के आए 70 आउट ऑफ 100। मेरे दोस्त के पिताजी ने बोला, मुझे एक बात समझ में नहीं आई दिलीप। मैंने कहा, क्या अंकल जी? उन्होंने कहा कि तेरे नंबर मेरे बेटे के नंबर से अधिक कैसे हैं? हाँ। मैंने कहा, अंकल जी आप गलत बोल रहे हैं। ये मत पूछिए कि मेरे मार्क्स आपके बेटे के मार्क्स से अधिक कैसे हैं, आप ये पूछिए कि आपके बेटे के मार्क्स मेरे मार्क्स से कम कैसे हैं। मेरे बेटे मेरे मार्क्स से कम कैसे? दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? एक पॉजिटिव एटीट्यूड है और एक निगेटिव एटीट्यूड है। एक पॉजिटिव इंडिकेशन है और निगेटिव इंडिकेशन है। हम उसी की बात कर रहे हैं। जब आप बिजनेस करने आते हैं ना, तो आप प्रूडेंस कंसेप्ट सोच करके आते हैं। क्या सोच करके आते हैं? प्रूडेंस। कौन सा कंसेप्ट? प्रूडेंस। प्रूडेंस कंसेप्ट कहता है कि फ्यूचर में प्रॉफिट होगा। अच्छा, आप किस लिए आए हैं? सर हम पास होने के लिए आए हैं। तो दे दो मिठाई। अरे सर रिजल्ट निकलेगा तो आपको मिठाई देंगे ना। अरे पास होने के लिए आए हो तो मिठाई आज दो ना, 1 साल बाद के लिए मैं थोड़ी वेट करूंगा। मुझे आज खाना खाना है, आज मुझे भूख लगी, आज मुझे मीठा चाहिए। तू किस लिए आया? सर पास होने के लिए। दे दे मिठाई। अरे नहीं सर रिजल्ट निकलेगा। ये दवा क्यों खा रहे हो? सर वो तबीयत खराब है। मत खाओ। अरे सर और ख़राब हो जाएगी। और ख़राब हो जाएगी, उससे बचने के लिए दवा खा रहे हैं। दोनों में फ़र्क है। नुकसान होने से बचाने के लिए अपने आप को मैनेज करना, दैट इज नोन एज प्रूडेंस कंसेप्ट। ताला क्यों लगाया घर पे? प्रूडेंस कंसेप्ट। लॉस हो जाएगा। चीज़ों को कहीं भी फेंक देते हैं, कहीं भी रख दो, कहीं भी फेंक दो। जूते लाए, नए नए जूते लाए, ओपन आकाश के नीचे रख दिए, खुला आसमान है, नीचे रख दिए जूते, बारिश होगी देखा जाएगा। अरे नहीं, हम लोग उनको संभाल कर रखते हैं, चीज़ों को सही जगह पर रखते हैं ताकि नुकसान होने से बचा जा सके। और उस नुकसान होने से बचने के लिए जो हम खर्च करते हैं, दैट इज नोन एज प्रूडेंस कंसेप्ट। बट वी नेवर एक्सपेक्ट फॉर द प्रॉफिट्स, वी नेवर एक्सपेक्ट फॉर आवर इनकम। जैसे रिजल्ट आएगा, मिठाई लो। अरे नहीं सर आएगा तो देखा जाएगा। अरे आएगा तो, लेकिन सर फेल भी तो हो सकते हैं। अरे फिर तो उसी फेल होने से बचने के लिए तो पढ़ रहे हो भाई। रिजल्ट अगर ये 100% श्योर हो जाए कि रिजल्ट तो आना ही आना है, किसी को 5 लाख रुपए घूस दी, मेरा रिजल्ट मेरा मेरा पास हो जाएगा ना, हाँ हाँ बिल्कुल लाइए मिठाई दीजिए। अभी रिजल्ट नहीं आया, बिकॉज देयर इज 100% श्योरिटी दैट द रिजल्ट विल बी आउट एंड द रिजल्ट विल बी द पॉजिटिव वन। तो हाँ मिठाई आज खाई जा सकती है। अब बात समझ में आ रही? प्रूडेंस कंसेप्ट कहता है जो आने वाले लॉसेस हैं उनसे बचने की तैयारी करो। हम इस कंसेप्ट को फिर से देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।